समाज सेवी आरक्षण बचाव समिति के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी से मैं बात करना चाहती हूँ कि सवाल इस बात का है, पानी के लिए जो लड़ाई हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्षों पूर्व लड़ाई ली और वो लड़ाई सफलतापूर्वक रही है। कहीं कहीं जगह जगह अभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो दलित समाज के पर पानी पीने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अभी राजस्थान की बात की जाए तो एक छात्र ने एक शिक्षक के घड़े से पानी पीने से उस शिक्षक ने इतना पीटा कि उसमें पीटते पीटते हॉस्पिटल में जाकर उसी चश्मा लेकर दम तोड़ने पड़ी। इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते? आप जानते हैं कि बाबा साहब जिस जमात से आते हैं उस जमात की भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। उसको 85% समाज के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब ने जो पानी के लिए पहला संघर्ष किया था 1927 में मार तालाब, चौदार तालाब पर, कारण ये था कि उस समय भी जब तत्कालीन बाबा साहब मूवमेंट चला रहे थे उस समय भी शूद्रों को सार्वजनिक स्थानों पर पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। उस समय भी लोग प्यासे मर जाया करते थे। वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि इस लड़ाई के पीछे जातिवादी मानसिकता सबसे ज़्यादा प्रखर होती है। जातिवादी मानसिकता आगे आती है, आड़े आती है। इसी जातिवादी मानसिकता के चलते राजस्थान के जालौर सुराना गांव में इंद्र कुमार मेघवाल जो लगभग 9 साल का बच्चा था, जब वो प्यास से तड़प रहा था उस समय अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने अपने विद्यालय में रखे एक घड़े से पानी निकाल लिया और उस घड़े से बताया जाता है कि उस घड़े से पानी केवल वहाँ के मैनेजमेंट के लोग, वहाँ के स्टाफ के लोग पीते थे। जब मैनेजमेंट के लोगों को ये पता चला कि इंद्र कुमार मेघवाल ने उस घड़े से पानी निकाल लिया तो उस कॉलेज का, उस विद्यालय का प्रबंधक, उस विद्यालय का नाम था सरस्वती ज्ञान मंदिर, उस प्रबंधक ने उस इंद्र कुमार मेघवाल की पीट करके बेरहमी से मारा, जिसकी बाद में 13 अगस्त में उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही निंदनीय और कार्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। लिखित ही समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था को उन्होंने स्थापित करने का काम किया था। बाबा साहब का मानना था कि भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जो जातिगत घृणा के कारण जो पीड़न होता है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी लोगों के मन में जाति घृणा अभी भी बरकरार है और उसके पीछे मेरा मानना ये है कि सरकारों ने बहुत उस दिशा में काम नहीं किया है, जिसके कारण वो जातिगत घृणा अभी भी बरकरार है। और जालौर जैसी घटनाएं या इंद्र कुमार मेघवाल जैसे छात्रों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बिहार में पवन पासवान के साथ इसी तरह घटना घटित हुई, औरैया में भी एक छात्र के साथ इसी तरह घटना घटित हुई। तो ये सिर्फ इस कारण घटित हो रही हैं क्योंकि जातिवादी मानसिकता, जो जातिवादी घृणा है, उससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगला सवाल आपसे है, भारत के आए दिन दलित उत्पीड़न के मामले में संज्ञान में आते रहते हैं। उस आपकी नज़र में इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह सामाजिक गैर बराबरी है। एक्चुअली जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज़ादी के पहले ये देश में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो लंबे समय तक वैदिक व्यवस्था के तहत संचालित हो रही थी, मनु संविधान से संचालित हो रही थी। और उस संविधान में जाति व्यवस्था के आधार पर परंपराएं निर्धारित की गई, सारे क्रियाकलाप निर्धारित किए गए और वो आज़ादी के बाद
जो आज़ादी के पुरोधा थे, खासकर उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने ये प्रयास किया था कि भारतीय संविधान के लिखने के बाद ये जातियां खत्म हो जाएंगी और सामाजिक जो गैर बराबरी है वो खत्म हो जाएगी, सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगेगा। लेकिन जो देश की सरकारें बनी, उन देश की सरकारों ने भारतीय संविधान को सही तरीके से लागू नहीं किया, जिसके कारण वो समस्याएं आज भी जिंदा बनी हुई है। अगला सवाल है, क्या है आपके अनुसार देश में हो रहे दलित शोषण जिम्मेदार क्या दलित सांसद, विधायक और मंत्री भी हो सकते हैं क्या? जो देश में दलितों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर राजस्थान की बात की जाए, इसमें विधायक, मंत्री, सांसद भी हो सकते हैं क्या? ये बात तो आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के लोग एक्चुअली बहुत दूसरे लोगों से मॉनिटरिंग होते हैं, दूसरे से नियंत्रित होते हैं, जहां से आपको कुछ हासिल होता है, सत्ता के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। वास्तविक रूप से ये मीडिया का बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया जब तक शोषण और अत्याचार को दिखाती ही नहीं है, तब तक इसका निराकरण नहीं हो पाता है। आज जो सत्ता है वो जनबल से हासिल की जा रही है और जनबल के कारण जो पार्टियां हैं, पार्टियों ने अपना वोट बैंक बना रखा है, प्रत्येक जातियों में वोट बैंक बना रखा है और उन्हीं वोट बैंक को प्राप्त करके विभिन्न पार्टी अपने नुमाइंदों को चुनाव जिता करके संसद और विधायक बनाने का काम करते हैं, जिसके कारण जो जनता के मुद्दे हैं। क्या दलित सांसद, विधायक और मंत्री भी हो सकते हैं क्या? जो देश में दलितों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर राजस्थान की बात की जाए, इसमें विधायक, मंत्री, सांसद भी हो सकते हैं क्या? ये बात तो आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के लोग एक्चुअली बहुत दूसरे लोगों से मॉनिटरिंग होते हैं, दूसरे से नियंत्रित होते हैं, जहां से आपको कुछ हासिल होता है, सत्ता के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। वास्तविक रूप से ये मीडिया का बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया जब तक शोषण और अत्याचार को दिखाती ही नहीं है, तब तक इसका निराकरण नहीं हो पाता है। आज जो सत्ता है वो जनबल से हासिल की जा रही है और जनबल के कारण जो पार्टियां हैं, पार्टियों ने अपना वोट बैंक बना रखा है, प्रत्येक जातियों में वोट बैंक बना रखा है और उन्हीं वोट बैंक को प्राप्त करके विभिन्न पार्टी अपने नुमाइंदों को चुनाव जिता करके संसद और विधायक बनाने का काम करते हैं, जिसके कारण जो जनता के मुद्दे हैं, जिन जनता के वोटों से सांसद विधायक चुन के जाते हैं, वो जनता के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और पार्टी के सरोकारों में वो जुड़ जाते हैं। तो इस सारी व्यवस्था के लिए सांसद विधायकों के साथ साथ हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और उसके साथ साथ यहाँ की जनता भी किसी जिम्मेदारी से कम नहीं है। मीडिया इसमें मुख्य भूमिका में है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने इंद्र मेघालय को न्याय दिलाने के लिए बकेवर में सैकड़ों लोगों के साथ कैडल मार्च निकाला। इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या न्याय मिलेगा? इंद्र कुमार मेघवाल हों या पवन पासवान हों या भी जालौर में पुनः एक महिला को जला करके मार डालने की जो घटना है, इसके साथ साथ रोहित वेमुला, इसके पहले की जो घटनाओं को देखें तो रोहित वेमुला हुए और भी ढेर सारी घटनाएं हुई। बहुत कम्युनिस्ट समाज सेवियों को भी जो गरीबों की बात करने वाले थे, मजदूरों की बात करने वाले थे, उनकी भी हत्या की गई। तो इन सारी घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था में जाति घृणा है वो खत्म नहीं हुई है। सरकार इसके लिए मुखर होकर के कोई कानून अभी तक नहीं ला पाई है। इस तरह की घटनाओं को देखकर आज भी इस देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है, इस तरह की जो तमाम तरह की उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो भी खत्म होंगी। इस तरह के कार्यक्रम चला करके हम ये संदेश देना चाहते हैं, पहले तो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो जातिगत घृणा छोड़ करके मानवीय व्यवहार पैदा करें,
मानवता पैदा करें। साथ ही साथ सरकार पर हम ये दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई पुख्ता कानून बनाने का काम करे, जिससे हम इस देश की सामाजिक व्यवस्था में समरसता पैदा कर सकें, उनमें एकता पैदा कर सकें और देश समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके। हमारे पास में उपस्थित भीम आर्मी के जिला संयोजक प्रशांत गौतम जी हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो दलित शोषित पार्टी मानी जाती है। अगर ये राजस्थान की घटना पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। तो बाकी मीडिया तो कहीं कुछ दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। अभी जालौर भास्कर ने एक तो आर्टिकल छापा है कि वहाँ पे आपस में 2 बच्चे झगड़ रहे थे, उनको रोकने के लिए वहाँ के शिक्षक ने उनको 2 तमाचे मार दिए। लेकिन क्या एक थप्पड़ मारने से शिक्षक को बच्चे की मौत हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। लेकिन ये वहाँ का जो दलाल मीडिया है वो इस तरीके के दिखा रहा है कि आपस में बच्चे झगड़े हैं, इस वजह से उन्होंने रोका है। कई ऐसी प्रक्रिया दिखा रहा है जो घटना को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा मोड़ रही हैं। अब रहा सवाल हमारे राष्ट्रीय जिस तरीके से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता जहाँ जिस किसी भी देश में, देश के जिस किसी भी कोने में दलितों बहुजनों पर अत्याचार, शोषण, जुर्म जाती होती है तो वो हर तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सबसे आगे सड़कों पर निकलते हैं। ठीक इसी तरीके से आज से कुछ समय पहले जितेंद्र भाई मेघवाल के साथ भी इसी तरीके से एक घटना घटी थी कि उन्होंने मूंछ रखने पर सड़कों पर निकलते हैं। ठीक इसी तरीके से आज से कुछ समय पहले जितेंद्र भाई मेघवाल के साथ भी इसी तरीके से एक घटना घटी थी कि उन्होंने मूंछ रखने पर उनका मर्डर कर दिया गया था। और मुख्य जो आरोपी हैं अभी तक उस परिवार को न्याय भी नहीं मिला है ठीक तरीके से। और इसी क्रम में आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किस तरीके की आज़ादी? दलित यहाँ मूंछ नहीं रख सकता है, दलित यहाँ अच्छे घड़े में पानी नहीं पी सकता है। किस तरीके की आज़ादी है? कैसा महोत्सव है कि हम दलितों को घोड़ियों पर बारात नहीं निकालने दी जाती है? तो इन सब को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इन सब को बढ़ाओ, कहीं ना कहीं हम लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा। जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में लगातार बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर 1-2 दिन के अंदर सही निर्णय नहीं लिए गए तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में आंदोलन होगा। हर सड़क, हर चौराहे का चक्का जाम होगा। नहीं, चक्का जाम करने से क्या न्याय मिलेगा? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ादी से पहले काफ़ी संघर्ष किए पानी पीने के लिए, उनका सक्सेसफुल हुआ। और कहीं कहीं ऐसे देश में, कहीं कहीं ऐसे भी राज्य, कहीं कहीं ऐसे भी जनपद हैं जहाँ अब भी दलित पानी नहीं पी पाता। उसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी सबसे पहले कि जब बाबा साहब ने संघर्ष किया तब संविधान नहीं था। लेकिन हमें बड़े दुख होता है कि संविधान होने के बावजूद भी, एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी हमारे देश में इस तरीके की घटना होती है। एक शिक्षक समाज का आईना होता है, जब वो इस प्रकार की घटनाएं करता है समाज में क्या संदेश जाता है? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? इस तरीके की ये जो घटना की गई और ये बहुत निंदनीय घटना है। और आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए पुरजोर तरीके से विरोध करती है और कोशिश रही है समाज पार्टी की इस देश में उस राज्य में जिस सरकार, गहलोत सरकार के खिलाफ हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करें, जिससे सरकार हमारे परिवार को, हमारे भाई को न्याय दे। और हमारी मुख्य मांग यही रहेंगी कि परिवार को नौकरी और उस परिवार की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए किसी प्रकार, और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वहाँ गए हुए हैं, उनको गहलोत सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और हम गहलोत सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो बहुत जल्द बहुजन समाज सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपके एक सवाल है, क्या है, अभी देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, अमृत महोत्सव मनाया है, इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? एक्चुअली जो वर्तमान में सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, ये दोनों सरकारें देश की जनता को भ्रमित करके रखना चाहती हैं। देश की जनता की समस्याओं को जग जाहिर ना हो पाए, जन जन उनकी चर्चा ना हो पाए, इसके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करती रहती हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये
टोटली आस्था और महिमा मंडन का काम है। हम ये नहीं कहते कि आज़ादी का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, आज़ादी का महिमा मंडन होना चाहिए। आज़ादी को हम सम्मान से मनाने का काम करें, लेकिन 75 साल में भी तो आज़ादी के इस कार्यक्रम को मनाया जाता रहा है। इसमें तो कहीं इस तरह की बात नहीं आई। ये वर्तमान सरकार जनता के मूल समस्याओं से भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम प्रेषित करती है और आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी तरह का एक कार्यक्रम है। और इस तरह के कार्यक्रमों से ना तो राष्ट्रीयता में कोई मजबूती मिलने वाली है और न जनता को किसी तरह की मजबूती मिलने वाली, न उनकी समस्याओं का निराकरण होने वाला है। ये आज़ादी का महोत्सव उन लोगों के लिए है वास्तव रूप से जो आज पूंजीपति हैं। सरकार उन पूंजीपतियों को विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कराने का काम कर रही है, उनके हितों को सुरक्षित करने का काम कर रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नौयुवकों को ऐसे काम में लगाने का काम किया जा रहा है जहां उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो उस काम को नहीं करते हैं। उस काम के बदले में फिर वो ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ होती है, सामाजिक व्यवस्था तार होती है। तो इस तरह के आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का मेरे नज़रिए से तो बहुत बड़ा कोई महत्व नहीं है। और सरकार को आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की बजाय जो जनता की समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगार की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, उद्योग धंधों की समस्याएं हैं, इस दिशा पे काम करने की ज़रूरत है। ये मेरी सरकार को सलाह है। अच्छा गौतम जी, एक आपसे सवाल है कि अगर एक देश का एक शिक्षक अगर पानी पीने से छात्र को इतना पीटता है कि पीटते पीटते उसकी हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देता है और देश विश्व गुरु बनना चाहता है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना? ये तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर देश विश्वगुरु तो नहीं बन सकता, मजाक होगा विश्वगुरु के नाम पे। क्योंकि जहां आज दिन एक 2012 की जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें हर 4 सेकंड में, हर 4 मिनट में इंडिया के अंदर बलात्कार होता है, कई दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तमाम तरीके की ऐसी जातीयता होती है जहां आज भी जातिवाद चरम सीमा पे है। जातिवाद होते हुए और ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी है, ना स्वास्थ्य अच्छा, तो हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? ये हमारे लिए तो संभव नहीं है। विश्वगुरु के लिए सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि अगर हम देश में विश्वगुरु बने तो उसके लिए हमें जातिवाद को खत्म करना होगा, क्योंकि जातिवाद एक आतंकवाद से भी बड़ा अभिशाप है इस देश के ऊपर। अगर हमें विश्वगुरु सही मायने बनना है तो इस देश की महिला को सुरक्षा देनी होगी, इस देश में रोजगार लाना होगा, स्वास्थ्य पर अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बेरोजगारों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जब ही हम एक अच्छे और कुशल देश की कामना कर सकते हैं। नहीं, सरकार तो ये कहती है कि देश विश्वगुरु बनेगा। ये सरकार तो कहने को बहुत कुछ कहती है। सरकार तो ये भी कहती है कि हमने लोगों को 15-15 लाख रुपए दिए, नौकरियां दी, बेरोजगार दी। फिर ये कहाँ है, कहाँ नौकरियां हैं, कहाँ 15 लाख हैं, कहाँ बेरोजगार हैं? ये सब तो उनके एक तरीके से चोचले होते हैं सरकार के। डॉक्टर साहब, अभी आपका अगला सवाल है, देश में हो रहे दलित शोषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? आप प्रोफेसर हैं। देखिए, जो वर्तमान में सरकारें हैं ये भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू कर दें तो इस देश में जातिगत उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकता है, दलित उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकता है और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि भारतीय संविधान को सही तरीके से लागू करने के साथ साथ कुछ जरूरी कानून भी बनाने चाहिए। डॉक्टर साहब, संविधान तो सही तरीके से लागू है? नहीं, भारतीय संविधान को सही तरीके से लागू इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान की धारा 340, 41, 42 इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए लगातार सरकार का प्रयास जारी है। जब इस देश में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको सामाजिक शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, शासन जो सार्वजनिक अभिकरण हैं, सार्वजनिक संस्थानें हैं, उनको जब प्राइवेट क्षेत्र में बेच दिया जाएगा तो फिर उनको प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। धीरे धीरे सरकार आरक्षण को ख़त्म करने का काम करती चली जा रही है और ऐसा काम कर रही है कि आरक्षण आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। केवल आरक्षण की वजह से
जो दलितों की बहुत बड़ी संख्या आज शासन प्रशासन में है, उसका कारण केवल आरक्षण है, जो बाबा साहब का दिया हुआ भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। सरकार इस व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। यही सारी समस्याएं हैं जिनके कारण आज चारों तरफ उथल पुथल का माहौल है, असमंजस की स्थिति पैदा है। देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार सबको समान रूप से आगे बढ़ने का बढ़ाने का काम करे। साथ साथ गरीब जो आज तक आर्थिक रूप से इतने तंग हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, जिन्हें एक दिन भी एक वक्त की पेट भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों को विशेष अवसर प्रदान करके उनकी आर्थिक तरक्की करने के लिए सरकार को योजनाएं लानी चाहिए। सामाजिक रूप से बराबरी स्थापित करने के लिए उन्हें समाज के बीच में या देश में ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि किसी तरह की घृणा करने वाले लोगों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई हो, उनको दंड मिले। साथ साथ राजनीतिक समानता लाने के लिए सभी समुदायों को उनकी जाति अनुपात के आधार पर रिजर्वेशन लागू कर देना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इससे मैं समझता हूँ कि सरकार की सारी मुसीबतें सुलझ जाएंगी और सारी समस्याएं आसान हो जाएंगी, उनका निराकरण हो सकेगा। सरकार यदि इस दिशा में काम करती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात यदि सरकार लाती है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। गौतम जी, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ कि देश में आए दिन एक उदाहरण के तौर पे आप राजस्थान की घटना को तो आप रूबरू है, तो संपूर्ण देश जानता है। संपूर्ण देश की अगर बात करी जाए, पूरा विश्व भी इस बात को जान रहा है। इससे किस प्रकार से निदान पाया जा सकता है? निदान पाने, अगर इस ऐसी समस्या दोबारा ना हो इस देश के अंदर, तो मेरा मानना है केंद्र सरकार को इस पर ठोस कानून बनाने चाहिए जिस तरीके से, और जो ये घटना की है जिनके द्वारा उन्हें कठोर से कठोर सजा, और मैं तो वहाँ करता हूँ कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिससे इस समाज में ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना दोहराई जाए। और जो सरकार ऐसा करने में अगर सक्षम नहीं कर पा रही है तो अपनी कुर्सी को खाली करे। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है।